हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, कितनी बार कराना चाहिए, क्या ये सेफ होता है, यानी कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम होने का रिस्क तो नहीं होता है। इन सब बातों के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम सेफ्टी की ही बात कर लें, क्योंकि कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ये सब जो इस टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं उसमें जो वेव्स होती हैं या जो रेज निकलती हैं उससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है, ऐसा डाउट कुछ लोगों के मन में रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज करी जाती हैं, जिसके थ्रू जो इमेज होती है अंदर बच्चे की उसको स्क्रीन पे डॉक्टर्स देख सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल सेफ होता है, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी नुकसान आपके बच्चे को नहीं होता है। बहुत ही लंबे समय से, काफी टाइम से ये जो प्रोसीजर है ये ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज के साथ यूज होता है। कभी भी कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितने अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है तो जो रूटीन अल्ट्रासाउंड्स होंगे वो एटलीस्ट 2 जरूरी होते हैं। इनको कब कब कराना जरूरी होता है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। लेकिन ऐसा नॉर्मल प्रेगनेंसीज के साथ होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई एबनॉर्मेलिटी है या आपको कोई डिजीज है, आप हाइपरटेंसिव है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या आपको डायबिटीज है, या आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो शुरू से ही काफी हाई है, लेडी जो है वो ओबीस है या ओवरवेट है, तो इन सब कंडीशंस में या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड थोड़ा ज्यादा बार भी डॉक्टर्स आपको करवा सकते हैं, उसकी नीड होती है। तभी डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कि थोड़े एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड्स की जरूरत वहां पे पड़ सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो रूटीन अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो मिनिमम 2 रहते हैं। तो अब इसमें जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो जनरली कराया जाता है 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस होती है, जो इंपॉर्टेंस होती है इस पहले अल्ट्रासाउंड की, वो ये है कि एक तो इसको डेटिंग अल्ट्रासाउंड या वायबिलिटी अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः जो चीजें देखना चाहते हैं डॉक्टर्स वो ये है कि पहली चीज तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो वायबल प्रेगनेंसी है कि नहीं, आपका बच्चा सही सलामत है कि नहीं, उसकी फीटल हार्ट रेट डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। ये सब चीजें डॉक्टर्स देखते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है या कोई उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइलेंट मिसकैरेज तो नहीं हो गया है। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस की बजाय अगर फेलोपियन ट्यूब में बच्चा चिपक जाता है, वहां पे इम्प्लांट हो जाता है या किसी और हिस्से में इम्प्लांट हो जाता है, तो वो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, जो कि सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसको रिमूव करना जरूरी होता है, नहीं तो वो माँ के लिए भी, और बच्चा तो उसमें सर्वाइव कर ही नहीं सकता, माँ के लिए भी वो जान का रिस्क उसमें हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें देखनी होती है। इसके अलावा डेटिंग अल्ट्रासाउंड इसको बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे की जो जेस्टेशनल एज होती है वो डिटरमिन करी जाती है। वैसे तो जो एज होती है बच्चे की, वो आपकी जो एलएमपी होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आपका आया होता है, उसका जो पहला दिन होता है, यानी कि जिस दिन आपको खुल के ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वो डेट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए एलएमपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वो अगर आपको सही से याद है तो उससे जो ईडीडी कैलकुलेट होती है वो आपकी मोस्ट रिलायबल ईडीडी होती है। कई प्रेग्नेंट लेडीज ये देखती हैं कि जब वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें जो डेट निकल के आती है उनकी ईडीडी वो कई बार चेंज हो जाती है जब वो लेटर पार्ट में प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड कराती हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है या जो एलएमपी होती है उससे जो कैलकुलेट किया जाता है आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। प्रेगनेंसी आगे ग्रो करती है तो कई बार क्या होता है कि बच्चों का जो साइज होता है वो उतना उनकी एज के हिसाब से ग्रो नहीं करता है, कई बार थोड़ा ग्रोथ पीछे रह जाती है। उस वजह से कई बार जो डेट निकल के आती है बाद की प्रेगनेंसी में वो थोड़ी कम निकल के आती है, बच्चे की एज कम दिखाता है वो, तो फिर ईडीडी आपकी और खिसक जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले एलएमपी से ईडीडी निकल के आती है वो सबसे रिलायबल होती है। अगर आपको अपनी एलएमपी ठीक से याद नहीं है या आपके पीरियड्स इरेगुलर थे तो उस कंडीशन में जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उससे जो डेट निकल के आती है आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो सबसे ज्यादा रिलायबल
होती है, तो उस टाइम पे जो क्राउन टू रम्प लेंथ होती है बच्चे की, वो नापी जाती है और उससे ये पता लगाया जाता है कि बच्चे की जेस्टेशनल एज कितनी है। यानी कि जो एलएमपी आपको अपनी याद है वो सही याद है कि नहीं है, याद है, आपके बच्चे की जो अभी तक ग्रोथ हुई है वो उसी हिसाब से हुई है कि नहीं हुई है, ये सब बातें हमें जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता चल जाती हैं। तो इसलिए ये जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, ये वैसे तो 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में कराया जाता है, लेकिन अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी तक भी करा लिया जाए पहला अल्ट्रासाउंड, तो लगभग इससे एक सही ईडीडी का पता चल ही जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं, अगर 7 to 8 वीक्स पे आप करा रहे हैं, या कभी कभी उससे जल्दी अगर आपने करा लिया, तो उसमें प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हो पाती है। डॉक्टर्स या जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो आपसे बोलते हैं इसमें फीटल पोल नहीं देखा गया, जेस्टेशनल सैक नहीं देखा गया है, आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है, या बेबी की हार्ट बीट नहीं डिटेक्ट हुई है, ऐसा आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि या तो आपको एलएमपी जो है वो सही से याद नहीं है, या जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ अब तक हो चुकी होगी, या बच्चे की जेस्टेशनल एज कितनी है, उससे बच्चे की एज अगर कम होती है तो उतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स खुद ही आपको रेकमेंड करते हैं कि एक बार 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड को रिपीट करा के देखिए। अदरवाइज अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई क्रैम्पिंग नहीं हो रही है, तो बिल्कुल आप 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद उसको रिपीट करते हैं जब अल्ट्रासाउंड, तो आपका डिटेक्ट हो जाती है प्रेगनेंसी, बच्चे की हार्ट बीट भी जनरली आ जाती है। लेकिन मेरी आपके लिए सलाह यही रहेगी कि जो आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं उस पर आप रिलाई कीजिए, क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब पे आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन है वो आपके डॉक्टर ही देखते हैं आपको एग्जामिन करके। तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर के ऊपर जरूर रिलाई करना चाहिए। हालांकि जिन लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उन्होंने अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में अल्ट्रासाउंड करा लिया है, अर्ली स्टेज में अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो जनरली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड होता है। यानी कि अगर आपको किसी वजह से, मान लीजिए पहले की प्रेगनेंसीज आपकी मिसकैरेज होते आए हैं, या हाई रिस्क आपकी प्रेगनेंसी है और आपके लिए अल्ट्रासाउंड करा के देखना वहां पे जरूरी है, जल्द से जल्द डिटेक्ट करना जरूरी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप अर्ली अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बजाय ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड बेटर रिजल्ट्स देता है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में यही अंतर होता है बस, कि जो प्रोब होता है, जो ट्रांसड्यूसर होता है, वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आपके एब्डोमेन के ऊपर घुमाया जाता है, जबकि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में वो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो आपके वेजाइना में डाल के उससे एग्जामिन किया जाता है आपके यूट्रस को, उससे जो साउंड वेव्स निकलती हैं। तो इस तरीके से ये थोड़ा अंतर रहता है। और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो अर्ली स्टेजेस होती है प्रेगनेंसी की, उसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देता है। या किसी महिला के अगर बहुत ज़्यादा चर्बी है, फैट जमा है ज़्यादा एब्डोमेन के ऊपर, तो उसमें क्लियरली ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से रिजल्ट नहीं देखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगी कि टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिए अगर अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुई है, बच्चे की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रुक के दोबारा अल्ट्रासाउंड वहां पे कराया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड अल्ट्रासाउंड की। 18 to 20 वीक्स की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब एक दूसरा अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड होता है। इस अल्ट्रासाउंड में जनरली ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि जन्म से जो डिफेक्ट, कई बार क्लेफ्ट लिप होती है, या फिर एनेनकेफेली है, या स्पाइना बाइफिडा जैसी कंडीशंस हैं, इस टाइप के जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं वो बच्चे में हैं तो नहीं, ये पता लगाया जा सकता है उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो उसमें बच्चे की पूरी एनाटमी चेक करी जाती है कि बच्चे के बॉडी शेप में, बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से ये जो 20 वीक्स का, 18 to 20 वीक्स का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी काफी सिग्निफिकेंस उसकी भी होती है। बेसिकली ये दो जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ये ही एक रूटीन चेकअप में, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इनकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा ये भी देख सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड में जो 18 to 20 वीक्स पे होता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं, जो बच्चे की अब तक जेस्टेशनल एज के हिसाब से उसका जितना उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हुई है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चे की वेल बीइंग ओवरऑल डिटेक्ट हो जाती है, इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की हेल्थ डिटेक्ट हो जाती है। तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। ये दो जो अल्ट्रासाउंड है ये तो मिनिमम एक रूटीन एग्जामिनेशन में होने ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लेसेंटा की पोजीशन, ये भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा डिटेक्ट होती है कि प्लेसेंटा सही जगह पर है कि नहीं है।
कई बार एक एब्नॉर्मेलिटी होती है जिसको कि प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है, जहां पर कि प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चेदानी में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में इस तरीके से प्लेसेंटा की पोजीशन निकलती है तो जनरली आगे चल के जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता है तो प्लेसेंटा आपका ऊपर की तरफ खिसक जाता है, तो वहां पे तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में भी आपका प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ ही है, लो लाइंग प्लेसेंटा है, या वो आपके बच्चेदानी के मुंह को कवर भी कर रहा है, तो फिर वहां पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगे वहां पे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको सिजेरियन रेकमेंड करते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं जो अगर डिटेक्ट हो जाएं प्रेगनेंसी के दौरान ही, तो किस तरीके से आपकी डिलीवरी करानी है, सिजेरियन सेक्शन ज़रूरी है कि नहीं, या नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है, ये सब चीज़ें डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकल आया है, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आ गया, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी चीज़, 7 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जाके अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए, गायनिक के संपर्क में ज़रूर जाइए, और वो आपका रूटीन जो चेकअप्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगी, रूटीन टेस्ट जो होते हैं वो करवाएंगी, आपके जो प्रीनेटल विटामिन होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह है, वो आपकी स्टार्ट कराई जाएगी। तो बिल्कुल अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो ज़रूर अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से आप मिलिए और उनकी सलाह को फॉलो करिए। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल आती है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी इमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन आता है कि डॉक्टर आपसे कहते हैं कि यहाँ पे सिजेरियन कराना ज़रूरी होगा, तो इमरजेंसी की कंडीशन में आप बिल्कुल भी उसमें मना मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपके डॉक्टर्स ही बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे सिजेरियन की ज़रूरत है या नॉर्मल डिलीवरी की। कई पेशेंट्स के अंदर, कई फैमिली मेंबर्स के अंदर ये वहम होता है कि डॉक्टर्स जानबूझ के ज़बरदस्ती सिजेरियन कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ज़्यादातर डॉक्टर्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, न चाहते हैं, वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, बच्चे की नाल अगर उसके गर्दन के अराउंड है, या कोई और ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला गया है, बच्चे की हार्ट बीट लो जा रही है, या बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके जो लेबर पेन्स हैं वो ठीक से नहीं आ रहे हैं, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो ये सब ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपके डॉक्टर ही बता सकते हैं उस टाइम पे। और अगर वो आपको सिजेरियन रेकमेंड करते हैं तो इमरजेंसी में आप बिल्कुल भी मना मत कीजिए, और जैसे आपके डॉक्टर कह रहे हैं उन्हीं की एडवाइस को फॉलो कीजिए, ये आपके हित में ही रहेगा। बस ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी, और होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।